यही बहार के दिन थे कि सुर्ख रो हुए हम। ये गढ़ी खुदा बख्श है, सिंध के शहर लाड़काना से 30 किलोमीटर दूर एक खामोश कस्बा। यहीं भुट्टो खानदान का आबाई कब्रिस्तान है। ये 1969 के जून का गर्म खूह महीना है। जुल्फकार अली भुट्टो अपनी बेटी बेनजीर के हमरा अपने बुजुर्गों की कब्रों पर फाते खानी कर रहे हैं। दहकते सूरज के नीचे कब्रों का सकूत है। अचानक बाप ने बेटी की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत दूर अमेरिका जा रही हो। तुम बहुत सी ऐसी चीजों को देखोगी जो तुम्हें हैरान करेंगी। तुम बहुत सी ऐसी जगहों का सफर करोगी जिनका कभी नाम भी नहीं सुना होगा। लेकिन याद रखो, आखिरकार तुम्हें यहीं लौटना होगा। आज एक मुद्दत के बाद मैं गढ़ी खुदा बख्श में आया हूं। आज भी आसमान पर सूरज दहक रहा है, लेकिन अब भुट्टो खानदान की कब्रों पर एक खूबसूरत मजार तामीर हो चुका है। यह साहिबान कब्रों को मौसमों की शिद्दत से बचाता है। इस साहिबान की भी एक कहानी है। भुट्टो साहब को फांसी देने का हतमी फैसला हो चुका था। नुसरत भुट्टो और बेनजीर को आखिरी मुलाकात के लिए बुलाया गया था। ये एक अजीब मुलाकात थी, जहां काल कोठड़ी का दरवाजा बंद रहा। सिर्फ सुलाखों के आर पार बातें होती रहीं। भुट्टो साहब ने अपनी बेटी को हौसला दिया और कहा, आज रात फांसी के बाद मैं आजाद हो जाऊंगा। मैं अपने परखों की सरजमीन लाड़काना चला जाऊंगा और वहां की धरती, खुशबुओं और हवाओं का हिस्सा बन जाऊंगा और वहां की दीवमालाई दास्तानों के किरदारों में शामिल हो जाऊंगा। ये कहकर भुट्टो साहब रुके और कहने लगे, लड़काना में तो आजकल बहुत गर्मी होगी। बेनजीर को आने वाली खौफनाक हकीकत का इदराक हो गया था। उन्होंने आंसुओं से रुंधी हुई आवाज में वादा किया, पापा, मैं आपकी कब्र पर साए के लिए साहिबान बनाऊंगी। बेटी ने वालिद से किया हुआ वादा खूब निभाया। इस मजार के करीब एक स्कूल है। ये छुट्टी का दिन है। स्कूल के लान में 2 चारपहियां और कुछ कुर्सियां रखी हैं। मैं भी एक कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। मेरे अलावा इस गांव के कुछ लोग और कुछ अहले सुखन बैठे हैं। इन्हीं लोगों में मौजूद गढ़ी खुदा बख्श के शायर मंजूर अली मंगी ने बताया कि भुट्टो साहब की शहादत के वक्त उसकी उम्र 17 साल थी। उसे भुट्टो साहब की शहादत का दिन अच्छी तरह याद है। वो भुट्टो साहब के जनाजे में भी शरीक हुआ था। इसने दूसरे लोगों के हमरा भुट्टो साहब का चेहरा देखा था। इसे अब तक याद है, इनके चेहरे पर जर्दी थी और इसे यूं लगा था जैसे इनका जिस्म सुकड़ गया हो। भुट्टो साहब ने फांसी से 10 रोज पहले एहतजाजन खाना पीना छोड़ दिया था। जिस्म की लागरी का यह आलम था कि काल कोठड़ी से फांसी घाट तक चलकर जाना भी महाल हो गया था। इसलिए उन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फांसी घाट तक ले जाया गया। एक काल कोठड़ी जिसका साइज 7x10 फीट था, भुट्टो की कुल कायनात थी। आखिरी 10 रोज काल कोठड़ी में चारपाई भी नहीं थी। फर्श पर गदा ही इनका बिछोना था। जिंदगी में भी कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। इस तंग और तारीक कोठड़ी का मकीन वही शख्स था जिसके खानदान की वसी और अरीज जागीरें थीं। कहते हैं चार्ल्स नेपर, जिसने 1843 में सिंध को फतह किया था, सिंध के दौरे पर था और वक्फे वक्फे से अपने हमराइयों से पूछता था, ये ज़मीनें किसकी हैं। हर बार इसे जवाब मिलता था, भुट्टो खानदान की। तंग आकर उसने कहा, मैं सोने लगा हूँ। जब भुट्टो खानदान की ज़मीनें ख़त्म हो जाएं, मुझे जगा देना। कुछ देर सोने के बाद वो जागा और पूछा कि ये ज़मीनें किसकी हैं, तो उसे जवाब मिला, भुट्टो खानदान की। और अब दुनिया की वुसअतें सिमट कर 7x10 फीट की काल कोठड़ी तक महदूद हो गई थी। हम स्कूल के लान से उठकर पैदल मज़ार की तरफ चल दिए। कितने ही लोग दर्द के रिश्ते से बंधे मज़ार की तरफ आ रहे हैं। हम सदर दरवाजे में दाखिल होने से पहले जूते उतारते हैं और मज़ार की वसी इमारत में दाखिल हो जाते हैं। मज़ार के अंदर गुलाबों के फूलों की महक बसी है। भुट्टो साहब की लहद पर गुलाब के फूलों की सुर्ख पत्तियां निछावर की जा रही हैं। मुझे भुट्टो साहब का आबाई घर अल मुर्तज़ा याद आ गया, जिसके वसी लान में ताहद नज़र गुलाबों के फूलों के तख्ते थे। गुलाब की बेशुमार अक़साम यहाँ मौजूद थीं। भुट्टो साहब जब किसी दौरे पर जाते, वापसी पर गुलाब की एक नई किस्म लेकर आते। इनका पसंदीदा फूल नीले रंग का गुलाब था। बहार के मौसम में अल मुर्तज़ा बहार के रंगों और खुशबुओं से भर जाता। खुशबुओं में इन्हें शालीमार की लोन पसंद था। फांसी से एक रोज़ पहले अपनी आखिरी मुलाकात में भुट्टो साहब ने सारी किताबें, रिसाले और सिगार का पैकेट बेनज़ीर के हवाले कर दिए।
صرف ایک سگار اور شالیمار کی لون اپنے پاس رکھ لیا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ گھنٹے باقی تھے۔ جیل کی کال کوٹڑی میں تنہا بیٹھے بھٹو صاحب کی آنکھوں میں بیتے ہوئے دنوں کے عکس روشن ہونے لگے۔ المرتضیٰ کا وسیع و عریض گھر، جہاں بھٹو 5 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے، 9 سال کی عمر تک انہیں کسی سکول نہ بھیجا گیا۔ بھٹو کو یاد آیا کیسے قائد اعظم محمد علی جناح مسلم نوجوانوں کے ہیرو بن گئے تھے۔ یہی اپریل کا مہینہ تھا اور 1943 کا سال تھا جب نوجوان بھٹو نے اپنے قائد کو خط لکھا، جس میں قائد اعظم کو خراج تحسین پیش کرنے کے بعد لکھا کہ میں سکول میں زیر تعلیم ہونے کی وجہ سے اتنا مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک وقت آئے گا جب میں پاکستان کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دوں گا۔ نوجوان بھٹو کے لیے وہ دن حیرت اور فخر کا تھا جب اس کے محبوب قائد نے اس کے خط کا جواب دیا تھا۔ کال کوٹڑی میں انہیں وہ دن بھی یاد آئے جب وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کے برکلی یونیورسٹی اور پھر انگلستان کے آکسفورڈ یونیورسٹی گئے۔ انہیں 1951 کا سال یاد آیا جب ان کی شادی نصرت بھٹو سے ہوئی، جو سیاسی سفر میں ان کی رفیق رہی۔ 1957 میں وہ پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ جانے والے وفد کے ہمراہ کم عمر ترین ممبر تھے، اور پھر 20 دسمبر 1971 کا دن جب یحییٰ خان سے اقتدار بھٹو صاحب کو منتقل ہوا۔ بھٹو صاحب کو وہ شاداب لمحے یاد آئے جب مشکل حالات میں انہیں کامیابیاں ملیں۔ ہندوستان سے 90,000 قیدیوں کی پاکستان واپسی، 1973 کا متفقہ آئین، ایٹمی پروگرام کا آغاز اور اسلامی سربراہی کانفرنس کا انعقاد، اور پھر قتل کا عدالتی مقدمہ اور فیصلہ۔ یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک انتہائی غیر خوش کن بات کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ پرانے دنوں کو یاد کرتے کرتے بھٹو صاحب کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ پھر فرش پر بچھے گدے پر دراز ہو گئے۔ اگلی صبح سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بے نظیر بھٹو کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے جیل کا ایک کارندہ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھٹو صاحب کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے آخری بار پہنے تھے۔ بیٹی کو صورتحال سمجھ آ گئی۔ اس نے اپنے والد کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا۔ کپڑوں سے شالیمار کے لون کی وہی مانوس خوشبو آ رہی تھی۔ جیل کے کارندے نے بتایا تدفین گڑی خدا بخش کے قبرستان میں ہوگی، جس میں آپ شرکت نہیں کر سکتی۔ ملک بھر میں ایک سکتے کا عالم تھا۔ مصاحبین شاہ اس سکتے کو سکون سے تعبیر کر رہے تھے۔ افتخار عارف نے اس سکون کی خبر لندن میں سنی اور اگلے روز BBC اردو میں اپنی نظم سنائی۔ مصاحبین شاہ مطمئن ہوئے کہ سرفراز سر بریدہ بازوں سمیت شہر کی فصیل پر لٹک رہے ہیں اور ہر طرف سکون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ فغان خلق اہل طائفہ کی نظر ہو گئی، متاع صبر وحشت دعا کی نظر ہو گئی، امید اجر بے یقینی جزا کی نظر ہو گئی۔ نہ اعتبار حرف ہے نہ ابروئے خون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ کسے معلوم تھا یہ سکون دراصل ایک گہرا سناٹا ہے جو حد سے بڑھتا ہے تو کوہرام میں بدل جاتا ہے۔